हरिओम। ओम आनंदमयम, ओम शांतिमयम, ओम ज्ञानमयम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत किशोरावस्था में शिक्षा के विषय में अध्ययन करेंगे। किशोरावस्था किसे कहते हैं? सामान्यतः जो है किशोरावस्था जो है बाल्यावस्था के बाद यानी 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक मानी जाती है। 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की अवस्था को हम लोग किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था में शिक्षा किस प्रकार देनी चाहिए, आज हम लोग इसको देखते हैं। इसमें पहला देखते हैं शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा का यहाँ तात्पर्य यह है कि शरीर के व्यवस्थित सुदृढ़ ढंग से विकास करने, उसका पोषण करने, उसको जो है सुंदर आकार देने संबंधी शिक्षा देने से तात्पर्य है। यहाँ शारीरिक शिक्षा का यहाँ अगर देखते हैं तो जो शरीर संबंधी हमारे परिवर्तन होते हैं या शरीर का जो विकास होता है वह आंतरिक और बाह्य दोनों गतिविधियों में यानी दोनों स्वरूपों में देखा जाता है। शरीर के अंदर आंतरिक अंगों का यानी लैंगिक संबंधी गतिविधियों का भी विकास होता है और शरीर में हड्डी, आकार, मांसपेशी इत्यादि इन सब गतिविधियों में भी बहुत तेज़ी से विकास होता है। अब ये जो विकास होता है इसको किस ढंग से स्वस्थपूर्ण ढंग से किया जाए, इसको ध्यान में रखते हुए बालकों को पोषण संबंधी यानी उचित भोजन करने संबंधी, उचित मात्रा में डाइट, उचित मात्रा में पोषण संबंधी भी जानकारी देनी चाहिए। साथ में उसे व्यायाम के संबंध में से भी शिक्षा देना चाहिए। व्यायाम करने से उसके सभी अंग स्वस्थ रूप से उचित आकार ले सकेंगे। योग, यहाँ योग का तात्पर्य, योग का मतलब सीधा सीधा अगर देखें तो जोड़ना होता है। शरीर को क्रियाओं से जोड़ना या शरीर में अच्छे कर्मों की आदत डालना भी इस अवस्था में बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह पूरे जीवन का भावी आधार तय करता है। इसीलिए शरीर को क्रिया के लिए, ज्ञान के लिए जोड़ने संबंधी आदतों का निर्माण करने संबंधी भी शिक्षा, शारीरिक शिक्षा दी जानी चाहिए। साथ में है आसन। जैसे आप लोग बैठते हो, एक प्रकार से सीधा सीधा समझो, आसन का मतलब होता है बैठना। बैठने, चलने फिरने का ढंग जो होता है उसको आसन कहते हैं। यानी आज अगर उचित ढंग से आप बैठते हो, चलते हो, सोते हो, जागते हो, बैठते हो तो आपका जो चेहरा हो स्वस्थ रूप लेगा। आपका शरीर का आकार क्या होगा? बाहरी आकार, स्ट्रक्चर जो है, जो हड्डियों का आकार हो बहुत व्यवस्थित होगा। जो होता है ना कि माथा दब गया है, चेहरा बाहर निकल गया है या चेहरा नीचे बहुत दबा हुआ है, ये सब समस्याएं नहीं होंगी। चेहरा एक व्यवस्थित आकार लेगा। आसन का बड़ा महत्व है। आसन जो है शरीर के अंगों का और बाहरी आकार का एक व्यवस्थित स्वरूप है। इसीलिए जितने तपस्वी हैं सब लोगों ने आसन किया है। ये शारीरिक क्षमता को पचाने का भी कार्य करता है। इसलिए आसन से भी हमारा शरीर जो है शुद्ध होता है, व्यवस्थित होता है। प्राणायाम क्या होता है? प्राणायाम का यहाँ सीधा सीधा तात्पर्य है वायु की क्रिया को नियंत्रित किया जाता है इसमें। तो जो प्राणायाम होता है वह शरीर के आंतरिक अंगों का, हमारे शरीर में वायु संरचना का जो है, वायु संरचना को प्रभावित करता है, जिसके वजह से हमारे शरीर में आंतरिक अंगों में या वाह क्रियाकलापों में उसकी सारी क्षमता बढ़ती है। तो प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो जितना ही प्राणायाम करता है उतना ही उसके चेहरे पे चमक, स्किन में झुर्रियाँ नहीं पड़ती। यानी प्राणायाम सुंदरता, स्वास्थ्य और आंतरिक अंगों की ऊर्जा में वृद्धि का बहुत बड़ा आधार होता है। इसलिए प्राणायाम करने वालों के शरीर में, स्किन में एक चमक होती है। यह भी जो है हमारे शरीर को पूरी तरह से सुदृढ़ और व्यवस्थित बनाता है। इसके संग संग अगर स्कूल कॉलेजों में अगर खेल कूद कार्य किया जाता है तो भी हमारे जो है शरीर स्वस्थ होने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि महिलाएं ये सब कुछ नहीं कर सकती तो घर में नृत्य करें, संगीत बजा के नाचें। आधा घंटा अगर वो डेली नाचती हैं तो बीमारी नहीं होगा। वह शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा और भोजन, पाचन सब व्यवस्थित रूप से पचेगा। उसका भ्रमण, यदि इसके संग संग अगर भ्रमण कराया जाता है, उसको घुमाया जाता है या घूमने का अवसर प्रदान किया जाता है, विभिन्न परिस्थितियों या प्राकृतिक सौंदर्यों को अगर उसको दिखाया जाता है, तो ऐसी अवस्था में अगर वो घूमता है, भ्रमण करता है, तो भ्रमण जब वो करेगा तो भी हमारी शारीरिक शिक्षा यानी शारीरिक वातावरण के प्रभाव से वह परिचित होकर के शरीर को जो है एक प्रकार से स्वस्थ होने में मदद मिलता है। जैसे अगर आप अच्छे वातावरण में चले जाएं जहाँ प्रदूषण नहीं, तो ऑटोमेटिकली आपके शरीर की ऊर्जा में वृद्धि होगी।
शरीर प्रभावित होगी। तो भ्रमण से भी हम शारीरिक शिक्षा के महत्व को उसको सिखा सकते हैं, इसलिए इससे भ्रमण संबंधी बातें भी देखने सुनने संबंधी भी प्रोत्साहन देना चाहिए। साथ में शारीरिक शिक्षा का अगर साधारण उपाय देखा है तो पैदल संबंधी गतिविधियों, पैदल से बहुत ज़्यादा शरीर की शोभा, सुंदरता, योग्यता, आकार बनता है। पैदल बहुत महत्वपूर्ण होता है। पैदल चलने से शरीर का बहुत अच्छा विकास होता है, दौड़ने से तो और होता है। इसीलिए आप देखते होंगे जो गठन, जो स्टेमिना बालकों को भर्ती के समय जो तैयारी करते हैं दौड़ते समय, उस समय शरीर का अपना एक अलग रंग होता है, उसका अपना अलग जोश होता है, उसका अपना एक अलग आकार होगा। यानी दौड़ने से भी हमारी जो है शरीर अच्छा होता है। प्रकृति प्रदर्शन, यानी आप घूमते हो, भ्रमण प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए अगर आप घूमते हो तो भी जो है हमारी शिक्षा पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। यानी ये सब जितनी गतिविधियाँ आपको बताई गई हैं, ये सभी गतिविधियाँ शरीर के शिक्षा के लिए, यानी शरीर को स्वस्थ और व्यवस्थित रूप से विकास करने के लिए उपयोगी हैं। इसलिए इन सबसे संबंधित शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यह किशोरावस्था में प्रदान करनी चाहिए ताकि बालक अपने शरीर के व्यक्तित्व, रचना, संरचना के अनुसार अपने क्षेत्र का अपनी योग्यता के अनुसार चुनाव करके आगे विकास कर सके। ये तो रहा शारीरिक शिक्षा से किशोरावस्था में शारीरिक शिक्षा से संबंधित बातें। दूसरा चलते हैं मानसिक विकास। अगर हम मानसिक विकास की बात करें तो किशोरावस्था में मानसिक विकास अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसमें ये ध्यान रखना है कि आपसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि मानसिक विकास यानी मानसिक उसका जो स्वरूप है उत्तर किशोरावस्था में आते आते रुचियों के अनुसार परिलक्षित होने लगता है। हर बालक का, हर बालिका का अपना रुचियों के अनुसार कुछ दृष्टिकोण स्पष्ट होने लगता है। इसलिए उनके रुचियों को ध्यान में रख कर के उनके मानसिक विकास, ज्ञान संबंधी विकास, क्रियाकलाप संबंधी विकास को चिन्हित करके उसी क्षेत्र में आगे बढ़ा देना चाहिए। जैसे उसको देखना चाहिए किस विषय में ज़्यादा अच्छी तरह से समझ है, उसकी प्रकृति किस विषय में ज़्यादा समझती वो शिक्षा दे। भाषा अच्छा है तो भाषा से शिक्षा दे। अगर गणित उसकी अच्छी है तो गणित से। कंप्यूटर में अगर वो ज़्यादा उसकी रुचि दिखती है तो कंप्यूटर से। विज्ञान है, कला कौशल है यानी नाच गाना, यानी कला कौशल एक प्रकार से जो है कताई बुनाई, कढ़ाई, बर्तन बनाना, ये सब मूर्ति बनाना, ऐसा कला कौशल से अगर कोई जानकारी उसका अगर रुचि दिखता है तो रुचि के अनुसार इसमें विकास कर देना चाहिए। साहित्य यानी समाज में वह समाज के पहलुओं को अच्छी तरह से समझता है तो साहित्य संबंधी लेखन या साहित्य संबंधी विषयों का भी उसे अध्ययन करा देना चाहिए। अगर वो कुछ नहीं, उसका प्रशिक्षण में मन लगता है तो कोई विशेष प्रशिक्षण दे दीजिए, चाहे कला कौशल का प्रशिक्षण दीजिए, चाहे शारीरिक कौशल का प्रशिक्षण दीजिए। चित्रकला में अगर उसकी अच्छी रुचि है, दिखती है तो उसका शिक्षा दीजिए। पेंटिंग है, लेखन है, किसी चीज़ को कितने लोग बड़े सुंदर ढंग से लिखते हैं, जो आप लोग देखते हैं लिखने वाले बुलाए जाते हैं, यानी लेखन है। सृजनशीलता का मतलब किसी चीज़ को निर्माण करना, किसी चीज़ की खोज करना, किसी चीज़ को फिर से बनाना, सुंदर करना। अगर ऐसी क्षमता है तो सृजनशीलता संबंधी शिक्षा या गतिविधियों को उसको शिक्षा देना चाहिए। सामाजिकरण, यदि वह समाज में बहुत ज़्यादा गुट बनाता है, समूह बनाता है, तो ऐसे समय उसको सामाजिकरण की शिक्षा दे करके, समाज से संबंधित शिक्षा दे करके नेतृत्व क्षमता का विकास करके उसके व्यक्तित्व का विकास किया जा सकता है। उससे नृत्य है, संगीत है। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि किशोरावस्था में बालक और बालिकाओं के रुचि को ध्यान में रखते हुए उनसे संबंधित विषयों के आधार पर उसे शिक्षा प्रदान करके उसके व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए। यदि हम चलते हैं तीसरा जो है संवेगात्मक विकास। इस अवस्था में संवेगात्मक विकास के संदर्भ में शिक्षा देना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए संवेग का मतलब होता है वह भाव, वह विचार, वह स्वरूप या वह हमारे जो हमारे चेहरे पर, हमारे व्यवहार में स्वतः ही प्रकट होते रहते हैं। उनको जानबूझ करके प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे आप किसी से प्रसन्न हैं, किसी को देख के प्रसन्न हो गए तो प्रसन्नता को निमंत्रण नहीं देना पड़ा, अपने आप प्रसन्नता। किसी को देख के दुखी हो गए तो दुख अपने आप चेहरे पे दिखता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संवेग। संवेग का अर्थ होता है कि जो भाव विचार स्वतः ही हमारे मानसिक पटल पर आते हुए हमारे चेहरे से हाव भाव प्रकट करते हैं, उसी को हम संवेग कहते हैं। इसके विषय में काफ़ी बताया गया। इसमें जो संवेग महत्वपूर्ण है, काम, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, डर,
ये जो महत्वपूर्ण संवेग हैं इनको किस प्रकार से नियंत्रित करके इनका सही उपयोग किया जाए, इसके संदर्भ में शिक्षा देना अनिवार्य होता है। चल पहला चलते हैं, काम यानी सेक्स। सेक्स की प्रबल इच्छाएं, प्रबल भावनाएं उस अवस्था में उठती हैं, किशोरावस्था में। अब इसकी शिक्षा क्या दी जाए, इसकी कैसी शिक्षा, यानी ये हमारे जीवन में अभी इसका उचित है या अनुचित। चूँकि इसका प्रारंभ होता है, यह पूरी तरह से परिपक्व नहीं होता, इसलिए शारीरिक संबंधों की उचित अवस्था प्रौढ़ावस्था कही जाती है, या ये कहें युवा अवस्था कहें तो ज़्यादा अच्छा है। युवा अवस्था लगभग में आज के जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट या वैज्ञानिकों का जो विश्लेषण है वो जो है लगभग में 22 बरस 21 बरस के बाद ही मानी जाती है। तो उसमें जो है पूरा जिन्स और अंडाशय जो भी वो पूर्ण विकसित अवस्था में आ चुका होता है। और यहाँ पर क्या होता है, इसकी शुरुआत तो लगभग किशोरावस्था में ही हो जाती है, इसलिए बालकों के इसके औचित्य को समझाना चाहिए कि यह उचित नहीं है, इस अवस्था में अभी इसको नियंत्रित करने में ही भलाई है। यानी नियंत्रित करने से लाभ क्या होगा, नियंत्रित करने से लाभ ये होगा कि आपका व्यवहार अच्छा होगा, आप सबकी नज़र में अच्छा होंगे, और यह जीवन के किस पहलू तक महत्व रखता है, यानी जिसके अंदर काम की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उसका सम्मान धीरे धीरे घटने लगता है। यह नियंत्रित करने में आपका मान सम्मान किस प्रकार बढ़ेगा, आप पढ़ाई किस प्रकार करेंगे, क्योंकि जितना ही ये काम की भावना नियंत्रित होती है उतना ही जो है हमारा पढ़ने की स्टेमिना, किसी चीज़ को धारण करने की, याद करने की स्टेमिना बढ़ती है। तो इसलिए इसके नियंत्रण में इसके महत्व को से संबंधित शिक्षा, इसको नियंत्रण का उपाय भी बताना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी छात्र या छात्रा में यह प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसके नियंत्रण का उपाय क्या है, इसके नियंत्रण का क्या उपाय है, इसके सिंपल सा इसके नियंत्रण का यही उपाय है। विवेकानंद जी के गुरु जी ने बताया था कि जब भावना यानी काम की भावना बहुत ज़्यादा प्रबल बढ़े, किसी पुरुष को स्त्री को देख करके या स्त्री किसी स्त्री को पुरुष को देख करके बढ़े, तो तुरंत अगर पुरुष को बढ़े तो वो स्त्री में माँ का रूप देखने लगे, बहन का रूप देखने लगे, तुरंत वो नियंत्रित हो जाएगा। अगर किसी स्त्री को पुरुष को देख करके ये प्रवृत्ति उत्पन्न होती है तो वो व्यक्ति जो देखने से उत्पन्न होता है उस व्यक्ति में अपने भाई की या अपने पिता की छवि देखने सोचने लगे, तुरंत कंट्रोल होगा। और इसके संदर्भ में वो जिज्ञासा प्रकट करता है तो उसको जो है धीरे धीरे उचित शिक्षा दे करके उसे शांत करना चाहिए। हाँ, यदि आप इस अवस्था में गंदी चीज़ों को देखना शुरू करते हैं या पढ़ना शुरू करते हैं तो ये और बढ़ता चला जाएगा, फिर आपके व्यक्तित्व को विकृत कर देगा, आपका व्यक्तित्व निर्माण सही ढंग से नहीं हो पाएगा। क्योंकि जिस तरह से दूध में से घी निकाल दिया जाए तो दूध का कोई विशेष अर्थ नहीं रह जाता, उसी तरह से हमारे शरीर में जो जीन्स बनते हैं, जो शुक्राणु बनते हैं, जो हार्मोन्स बनते हैं, अगर वो बार बार नुकसान होता रहेगा तो फिर आपका व्यक्तित्व और आपके शरीर का उचित आकार नहीं बन सकेगा। इसीलिए इसको नियंत्रित करने संबंधी शिक्षा को देना चाहिए और उसे सौहार्दपूर्ण ढंग से इसको समझाना चाहिए। दूसरा है इसमें संवेग है क्रोध। इस अवस्था में जो है हमने बताया था, ये क्रोध जो है स्टेनले हाल ने कहा था ये आधी तूफान की अवस्था होती है जिसमें संवेग काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं, सबसे भयानक जो संवेग बढ़ते हैं। तो जो इसमें क्रोध होता है उसकी बातों का विरोध होता है, तब भी क्रोध मान सम्मान नहीं मिलता तो भी क्रोध वह विरोध करता है। तो ऐसे समय में उसके क्रोध को उचित तर्क के साथ शांत करना चाहिए, उसमें क्षमा की क्षमता को बढ़ाने यानी ऐसी कहानियों या ऐसी शिक्षा देनी चाहिए, और उसके क्रोध के औचित्य और अनौचित्य को तर्कपूर्ण ढंग से उत्तर देना चाहिए। साथ में क्रोध का कोई विशेष महत्व नहीं होता, क्रोधी का कोई मित्र भी नहीं होता, और क्रोधी जो है दिमाग और ज्ञान को शून्य करता रहता है। तो इस तरह से जो इसके औचित्य और महत्व को बता करके उसे समझाना चाहिए, और उसकी भूमिका यानी कोई व्यापक भूमिका निभाओगे तो क्रोध कम करना पड़ेगा, क्योंकि व्यापक भूमिका को निभाने के लिए बहुत लोगों को जोड़ना पड़ता है। बार बार आप क्रोध करेंगे तो नहीं हो पाएगा, यानी भूमिकाओं को समझाना चाहिए, वैसी कहानियों को बताना चाहिए ताकि उसका क्रोध नियंत्रित हो। साथ में समस्याओं को हल करने में, असफलताओं में भी क्रोध को नियंत्रित करने संबंधी बात विचार कहानियों को बताना चाहिए। साथ में नियंत्रण यानी इसका नियंत्रण जब तक व्यक्ति स्वयं न चाहे, इसीलिए क्रोध की सबसे व्यापक दवा ज्ञान होता है। और इसे क्रोध को नियंत्रित करने से किस प्रकार से आप सबके प्रिय होंगे, सबका भला करेंगे, सबके संग व्यवहार अच्छा करेंगे, इस बातों को भी उसको शिक्षा के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, विषय वस्तु के माध्यम से अध्यापक अपने व्यवहार कौशल के माध्यम से उसे सिखाते रहना चाहिए ताकि क्रोध उसका नियंत्रित हो। इस तरह से जो
ये जो संवेग को नियंत्रण की अगर बात करें प्रेम है, ये प्रेम बहुत भयानक होता है। विषम लिंग के प्रति तो होता ही है, लेकिन अपने जीवन के प्रति, अपने कपड़ा के प्रति, अपने शरीर के प्रति, अपने मान सम्मान के प्रति, अपने संपत्ति वैभव के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम होता है। तो प्रेम में सदैव उत्थान होता है, प्रेम में सदैव भलाई होती है, प्रेम में अपमान नहीं होता, प्रेम में सम्मान होता है, प्रेम एक व्यापक होता है, प्रेम ही ईश्वर है। आगे चलते हैं, इसको और बताते हैं। तो प्रेम में किस प्रकार से सहयोग किया जाता है, सम्मान किस प्रकार से किया जाता है, सहानुभूति यानी दूसरे के संग किस प्रकार से भावनात्मक रूप से जुड़ा जाता है, एक सही प्रेमी किस प्रकार से आचरण करता है, सबके मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से वह अपने दुख उठा करके अपने सुखों का त्याग दूसरे के लिए करता है, किस प्रकार से वह विश्वास को बनाए रखता है, बोली व्यवहार को समान बना के रखता है, किस प्रकार से वह प्रेम के माध्यम से वो सभी के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, इनसे संबंधित गतिविधियां और क्रियाकलापों को बताना चाहिए। जैसे अगर भगवान राम का उदाहरण ले तो भगवान राम का प्रेम मर्यादित रहा, समाज के प्रति भी, वैवाहिक जीवन में भी उन्होंने प्रेम में सदैव धर्म, नीति, क्रियाकलाप, व्यवहार को स्थापित किया था। इसलिए प्रेम उत्थान का कारण होता है, प्रेम पतन का कारण नहीं होता। जो लोग प्रेम का गलत अर्थ लगाते हैं वो प्रेम को पतन का कारण मानते हैं। प्रेम धर्म है, प्रेम गुण है, प्रेम ऐश्वर्य है, प्रेम ही ईश्वर है, प्रेम ही सब कुछ है। आगे कभी व्यवहार जगत के अंतर्गत समझाना होगा तो इस बात को हम डिटेल में आपको कभी समझाएंगे व्यवहार जगत के वीडियो के अंतर्गत। आगे चलते हैं। इसी तरह से अगर ईर्ष्या देखें तो ईर्ष्या बहुत खतरनाक होती है, घृणा भी बहुत खतरनाक होता है। संवेग यह वास्तव में इस संसार में कोई भी चीज़ घृणा करने के योग्य नहीं है, हर चीज़ का अपना अपना उपयोग है। परंतु ईर्ष्या जो है आदमी जब करने लगता है तो वह जो है स्वयं दूसरे को जलाते हुए स्वयं भी जल मरता है। तो ईर्ष्या को रोकने के लिए, घृणा को रोकने के लिए उसे कपट रहित व्यवहार या शिक्षा देनी चाहिए, स्वस्थ प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए, निर्णय सही करना चाहिए, नीतियों को बताना चाहिए, ताकि वह जो है स्वस्थ रूप से अपना मूल्यांकन कर सके, दूसरे का मूल्यांकन कर सके, ताकि उसके अंदर घृणा या ईर्ष्या का भाव न उत्पन्न हो। यानी वास्तविकता से परिचय कराना चाहिए। ईर्ष्या और घृणा का जो एक व्यापक उपचार है वो प्रेम है। अगर वो प्रेम को सही दिशा, सही समझ रखता है तो ये दोनों समस्या उत्पन्न होती है। और हर चीज़ें को महत्व को समझाना चाहिए, ताकि जो है कीचड़ का अपना महत्व है, गुलाब का अपना महत्व है, कोई किसी के महत्व का स्थान नहीं ले सकता। इसीलिए प्रकृति ने सब कुछ बनाया। तो ये जो है ईर्ष्या और घृणा की जो है नियंत्रित किया जा सकता है। उसी तरह से डर है, अगर कोई डर है तो साहसी की कहानी बताइए, महावीरों की, महात्यागियों की कहानी बताइए, ताकि उसके अंदर डर की भावना खत्म हो जाए। जैसे भूत प्रेत वाली अगर बात देखा जाए तो जो चीज़ देखा नहीं उससे वो डर की जो संवेग होते हैं उसको प्रमाण के साथ बताना चाहिए कि व्यवहार में ऐसा नहीं होता। यदि होता भी है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आपको उसका पालन ही पड़ा तो डरने की क्या ज़रूरत। तो इसीलिए जो है साहसियों की कहानियाँ, महावीरों की कहानियाँ, महात्यागियों की कहानियाँ बता करके, समझा करके, उसे प्रेरित करके, प्रोत्साहित करके उसके डर के संवेग को नियंत्रित किया जा सकता है या कम किया जा सकता है। इसी प्रकार से अनेक प्रकार के संवेग होते हैं, उनके अनुसार साहित्य में, व्यवहार में, क्रियाकलाप में, इतिहास में अनेक प्रमाण और अनेक कहानियाँ मिलती हैं। उसे बता करके उसे संवेगों को नियंत्रित करते हुए उसके व्यक्तित्व के निर्माण का आधार तय करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि मेरा व्याख्यान आपको समझ में आ गया है। तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आपका ये सब करना ही मेरे लिए प्रोत्साहन है। आज के लिए इतना ही। हरिओम।